वेलकम टू सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल सीरीज लेक्चर नंबर 3। आज के वीडियो में बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सी प्लस प्लस के बारे में। तो जैसे पिछले जो दो वीडियोस थे उसमें मैंने आपको बेसिक से स्टार्ट किया था सी प्लस प्लस में, और उसके बाद फिर सेकंड लेक्चर में मैंने आपको स्टार्ट किया था जिसमें मैंने आपको कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको इफ एल्स लूप ये समझाया था। आज के वीडियो में बात करूंगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सी प्लस प्लस के बारे में। तो ये आपको बताता है कि सी प्लस प्लस किस तरीके से डिफरेंट है आपका सी लैंग्वेज से, क्योंकि ये जो फंक्शन है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स ये आपके सी लैंग्वेज में नहीं थे। तो सी प्लस प्लस में हम किस तरीके से कोडिंग करते हैं वो मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। जो टॉपिक आपको समझाऊंगा वो है क्लास, ऑब्जेक्ट, फंक्शंस, ओवरलोडिंग किस तरीके से होती है, ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मेन फीचर होता है कि ये पूरा रियल लाइफ से कनेक्टेड होता है। आपका जो कोड है आप वो एक तरीके से टेम्पलेट की तरह से बना के क्लास में लिख देते हो, और जब भी आपको उसको यूज करना होता है आप उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, और उसके साथ फिर आप उसकी प्रॉपर्टी, फंक्शंस, जिनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं, प्रॉपर्टी को, वो हम आपको कॉल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। तो इसके अंदर भी मैं एक क्लास बनाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कि किस तरीके से देखिए उसका ऑब्जेक्ट बना के क्लास का फंक्शन कॉल हो सकते हैं या फिर आपके वेरिएबल भी कॉल हो सकते हैं। तो पहले मैं एक क्लास बना लेता हूँ। लेट से सबसे पहले तो मैं वही कोड अपना लिखना स्टार्ट करता हूँ। हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, ठीक है। उसके बाद हम नेम स्पेस ऐड करेंगे यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है। उसके बाद मैं सपोज क्लास बना लेता हूँ। एक क्लास का नाम रखा मैंने क्लास ए। इस क्लास के अंदर मैं डिक्लेयर क्या करता हूँ, सपोज मैंने डिक्लेयर कर दिया पब्लिक स्पेसिफायर मैंने लिया, और यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया मैंने एक इंट वेरिएबल आई, जिसके अंदर मैंने वैल्यू असाइन कर दी 100, ठीक है। तो इस क्लास के अंदर ये वेरिएबल भी हो सकता है और कुछ फंक्शन भी हो सकते हैं, ठीक है। फंक्शन मैंने एक और ले लिया, सपोज वॉइड डिस्प्ले, ये मेरा फंक्शन हो गया। ये मैंने फंक्शन डिफाइन कर दिया। इस डिस्प्ले फंक्शन के अंदर मैं चाहूं तो यहाँ पर ये वेरिएबल भी यूज कर सकता हूँ, प्रिंट कर सकता हूँ। तो मैंने लिखा सी आउट, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया द वैल्यू ऑफ आई इज, ठीक है। यहाँ पे साथ में आगे मैसेज देके दे दी वैल्यू आई की। ये मेरा फंक्शन बन गया डिस्प्ले। यहाँ पर मैंने एक आई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, उसको मैंने यहाँ पे यूज कर लिया, और जब मेरी क्लास खत्म होगी तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ सेमीकोलन। ये तरीका होता है सी प्लस प्लस में क्लास को टर्मिनेट करने का, यानी यहाँ से क्लास स्टार्ट हुई मेरी और यहाँ पर वो मेरी क्लास एंड हो गई। अब हम फंक्शन बनाते हैं मेन। मेन फंक्शन तो मुझे अब भी बनाना पड़ेगा क्योंकि मेरा कॉलिंग वहीं से स्टार्ट होगा, और उसके अंदर हम इस ए क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो वो कैसे करते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हम सबसे पहले लिखते हैं क्लास का नाम, फिर लिखते हैं हम ऑब्जेक्ट का नाम, और ये मेरा बन गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनने से हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, हालांकि अभी तक हमने कंस्ट्रक्टर यहाँ पर नहीं बनाया हुआ है। तो ये ऑब्जेक्ट बन गया मेरा। ऑब्जेक्ट बनने के बाद मैं चाहूं तो उस प्रॉपर्टी को यहाँ पर कॉल कर सकता हूँ, जो मेरा वेरिएबल था आई उसको मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ, या चाहूं तो मैं फंक्शन को भी कॉल कर सकता हूँ। तो फंक्शन में कॉल कर लेता हूँ, लेट से ओबीजे डॉट डिस्प्ले, ये मैंने फंक्शन कॉल कर लिया, ठीक है। तो मेरा जो आउटपुट था वो मेरा आउटपुट आ जाएगा, डिस्प्ले फंक्शन मेरा कॉल हो गया, और मैं लास्ट में इस मेन के बाद में रिटर्न करा देता हूँ, रिटर्न सपोज 0, ठीक है। तो देखिए ये दो क्लासेस, एक मैंने क्लास बनाई जिसके अंदर मैंने एक वेरिएबल लिया और एक मैंने फंक्शन लिया, ठीक है। उस क्लास का जो फंक्शन है वो मुझे कॉल कैसे कराना था, मैंने पहले मेन बनाया, मेन के अंदर उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और उस ऑब्जेक्ट के साथ मैंने फंक्शन को कॉल कर लिया। तो ये तरीका होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। आप कितनी भी क्लास बना सकते हैं, उन क्लास के ऑब्जेक्ट बना के ही आप कॉल कर सकते हैं, यानी एक इंस्टेंस क्रिएट हो जाती है जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, ठीक है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं, इसको करते हैं रन। मैंने किया, अब मैं करता हूं इसको एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। आप देखेंगे तो मेरे पास मैसेज आ गया द वैल्यू ऑफ आई इज 100। तो मैसेज तो कोई बड़ी चीज नहीं है, मैसेज छोटा सा ही मैसेज था, बट हमने उसको समझा क्लास ऑब्जेक्ट का यूज करके। अब देखिए इस एग्जांपल के बाद मैं आपको समझाता हूँ कंस्ट्रक्टर क्या होता है बेसिकली। तो कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल फंक्शन होता है जो हमारी क्लास के नाम का ही होता है, ठीक है। अब इसी एग्जांपल के अंदर चलते हैं। सपोज हमने जो डिस्प्ले फंक्शन था, ये देखिए एक्सप्लिसिटली मुझे कॉल कराना पड़ा ओबीजे डॉट डिस्प्ले,
जब मैंने कॉल किया तभी ये कॉल हुआ, अदरवाइज ये फंक्शन कॉल नहीं होता। लेकिन अगर मैंने एक ऐसा फंक्शन बना रखा था, सपोज मैंने उसका नाम दे दिया क्लास का ही नाम ए, ठीक है, तो ये जो ए फंक्शन है ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करा। देखिए मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा था इस लाइन से, तो ये जो मेरा फंक्शन था ए, यानी जिसको हम कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, ये अपने आप कॉल हो जाता ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पर ही। ठीक है, तो ये तरीका होता है, ये डिफरेंस होता है हमारा कंस्ट्रक्टर में और नॉर्मल फंक्शन में। नॉर्मल फंक्शन आपको एक्सप्लिसिटली कॉल करना पड़ता है, जबकि कंस्ट्रक्टर आपका जबकि कंस्ट्रक्टर आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते ही ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। दूसरी बात, हमारा कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता। जैसे यहां पर मैंने डिफाइन किया था वॉइड, यहां पर हमारा कोई रिटर्न टाइप नहीं है। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम कोई कोड लिख देते हैं। सपोज हमने लिखा दिस इज सिंपल कंस्ट्रक्टर, लेट्स से, ठीक है, तो ये जो कंस्ट्रक्टर है मेरा, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। अब आप देख रहे हैं अब क्या आउटपुट आपको दिखाई देगी मेन के अंदर। जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा था मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये मेरा कंस्ट्रक्टर, और मेरा ये मेरा फंक्शन कॉल होगा। तो पहले मेरे पास आउटपुट आएगी दिस इज सिंपल कंस्ट्रक्टर, उसके पास मेरे पास आउटपुट आएगी उसके बाद द वैल्यू ऑफ आई इज 100। तो चलिए इसको रन कर लेते हैं, मैं करता हूं एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। आपको दिख रहा होगा पहले मैसेज आया दिस इज सिंपल कंस्ट्रक्टर, उसके बाद अगला मैसेज है द वैल्यू ऑफ आई इज 100। अगर मैं इसको नई लाइन में लेना चाहता हूं तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एंड एल, ठीक है, तो इसके बाद ये नई लाइन पे चला जाएगा कर्सर, यानी आपकी जो आउटपुट है ये वाली आउटपुट वो नेक्स्ट लाइन में चली जाएगी। तो ये तरीका होता है आपका नेक्स्ट लाइन में भेजने का। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको कंस्ट्रक्टर बताया। कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, वो हमारे स्पेशल फंक्शन होते हैं, उनका नाम जो होता है आपको क्लास के नाम पर ही रखना होता है। ये आपके डिफाइंड यूजर डिफाइंड फंक्शन है, या आप कुछ भी नाम रख सकते हो, बट आपको कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम पर ही रखना पड़ेगा। और वो कोई रिटर्न टाइप भी उनको आपको नहीं देना, ना वो कोई वैल्यू यहाँ से आप रिटर्न के थ्रू रिटर्न करा सकते हो। जबकि फंक्शन में ये कंपलसरी है कि आपको रिटर्न टाइप कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। अगर आपका फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा तब आपको वॉइड लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। ये डिफरेंस होता है फंक्शन के बीच में और कंस्ट्रक्टर के बीच में। अब हम एक एग्जांपल समझ लेते हैं जिसमें मैं आपको क्लास, फंक्शन, कंस्ट्रक्टर और ओवरलोडिंग सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए ये मैं ए क्लास से लेके यहाँ तक का कोड पूरा यहाँ से हटा देता हूँ और उस एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। यहाँ से मैंने ये पूरा कोड मैंने हटा दिया, ये लीजिए, ये मैं क्लास का कोड हटा दिया, और जो ऑब्जेक्ट भी हम बना रहे थे ये हमने हटा दिया यहाँ से कोड। अब हम नई क्लास बनाएंगे। तो मैंने क्लास ली, सपोज हमने एग्जाम्पल दे दिया स्टूडेंट क्लास ले ली, ठीक है, इसके अंदर हम पब्लिक स्पेसिफायर मैंने लगाया, और साथ में हमने कर लिया स्टूडेंट क्लास का, ये लो स्टूडेंट। कंस्ट्रक्टर के थ्रू मैं कुछ वैल्यू इनिशियलाइज कर देता हूं इसकी। यहाँ पर मैंने नाम दे दिया सपोज स्ट्रिंग नेम इंट एज, दो चीजें दे दी हमने इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर नेम की वैल्यू मैंने डिफॉल्ट दे दी, ठीक है, एज इक्वल टू 0, और यहाँ पर इनको मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ। नेम इज इक्वल टू मैंने डाल दिया सपोज ये लो राहुल, और एज मैंने डाल दी इक्वल टू 25। ये लीजिए, ये कंस्ट्रक्टर ने क्या काम किया, वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, जो हमारे पैरामीटर थे जो वेरिएबल थे उनको इनिशियलाइज कर दिया। एक और फंक्शन मैंने बना दिया void डिस्प्ले, जिसके अंदर मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा। ठीक है, तो डिस्प्ले में मैंने क्या किया, यहाँ पर दोनों वैल्यूज मैंने प्रिंट करा दी। पहले लिखा मैंने सी आउट नेम इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने दे दिया नेम की वैल्यू। ठीक है, ये लीजिए नेम, स्मॉल में नेम है। ठीक है, अगला सी आउट दिया मैंने एज इक्वल टू, यहाँ पर दे दिया मैंने एज, एज की वैल्यू दे दी। तो ये मेरा फंक्शन बन गया वॉइड डिस्प्ले। क्लास के अंदर मैंने दो चीजें बनाई हैं, एक मेरे पास पहले दो वेरिएबल बनाए, फिर मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर वैल्यू इनिशियलाइज करता है, उसके बाद मैंने एक डिस्प्ले फंक्शन बनाया,
अब हम यहाँ पर क्लास को कर देते हैं खत्म, ये मेरी क्लास एंड होगी। ठीक है, अब मेन के थ्रू हम देखिए इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, क्लास का नाम क्या था, स्टूडेंट, और मैंने नाम रख दिया S1। S1 जो ऑब्जेक्ट है उसके बनते ही आपका ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है तो आपको वहां से कोई आर्ग्यूमेंट नहीं भेजने। अगर वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता तो आप आर्ग्यूमेंट भी भेज सकते थे। तो जैसे ही मैं इतनी लाइन लिखूंगा अभी भी मेरी ये आउटपुट, आउटपुट मतलब ये फंक्शन कॉल हो जाएगा कंस्ट्रक्टर। हालांकि इसमें कोई आउटपुट नहीं है बट वैल्यू इनिशियलाइज हो चुकी होंगी। फिर उसके बाद डिस्प्ले फंक्शन हमें एक्सप्लिसिटली कॉल करना पड़ेगा क्योंकि वो नॉर्मल फंक्शन है। तो मैंने यहाँ पे लिखा S1 डॉट, फंक्शन का नाम क्या है मेरा, डिस्प्ले। ये देखिए ये मेरा फंक्शन आ गया। तो अब हम अगर आउटपुट प्रिंट करेंगे तो मेरे पास मैसेज आएगा नेम इक्वल टू राहुल और एज इक्वल टू 25। तो चलिए हम इसको कर देते हैं एग्जीक्यूट। मैंने लिखा कंपाइल एंड रन। अगर आउटपुट ठीक है तो मैसेज आ जाएगा। तो ये देखिए मैसेज आ गया। अब मैं आपको बताने वाला था लास्ट कि ओवरलोडिंग क्या होती है। ये हमने समझ लिया, क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है। फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। बट अब हम समझ लेते हैं कि ओवरलोडिंग क्या होती है। ओवरलोडिंग का मतलब है एक ही नाम के मल्टीपल फंक्शन या कंस्ट्रक्टर एक ही क्लास में डिफाइन कर दिए जाएं। इसका मतलब हो गया अगर स्टूडेंट एक कंस्ट्रक्टर बना हुआ है तो मैं एक और स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर बना दूं, एक डिस्प्ले फंक्शन बना हुआ है तो मैं एक और बना दूं, बट उनके पैरामीटर में डिफरेंस होगा ही होगा। तो जैसे ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, हो सकता है मैं एक और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बना दूं। वो कैसे बनाते हैं, पैरामीटराइज का मतलब है अब ये कोई आर्ग्यूमेंट जैसे ऊपर वाला नहीं ले रहा तो ये आर्ग्यूमेंट लेगा। जैसे यहाँ पर मैंने कहा इंट ए ले लिया मैंने, दूसरा मैंने ले लिया स्ट्रिंग एस। ठीक है, ये इसके लोकल वेरिएबल है। ये लोकल वेरिएबल आपके जो क्लास वेरिएबल हैं उनके अंदर वैल्यू असाइन कर देते हैं। जैसे इसने लिखा एज के अंदर डाल दो भैया ए और नेम के अंदर डाल दो एस सपोज। ठीक है, तो यानी जो वैल्यू इसको मिलेगी कंस्ट्रक्टर के थ्रू वो इन वेरिएबल में असाइन कर देगा। तो ये मैंने कर दिया कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग। उसी तरीके से मैं फंक्शन की भी ओवरलोडिंग कर सकता था, वो मैं नहीं कर रहा। अब सोचिए मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट S1 और यहाँ पर वैल्यू भी पास कर दी। तो पहली वैल्यू क्या है उसी ऑर्डर में मुझे पास करनी पड़ेगी। पहली वैल्यू है इंटीजर तो मैंने कर दी 30 और नाम कर दिया अपना मैंने पास, ये लीजिए। ठीक है, तो जब मैं ये पास करूंगा तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा दूसरा वाला। ऑटोमेटिकली वो समझ जाएगा कि उसी ऑर्डर में पैरामीटर कौन सा कंस्ट्रक्टर लेता है वो कॉल कर लेगा। तो वो चला जाएगा इसके पास, स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर के पास और यहाँ से वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएंगी एज और नेम। फिर मैं उसको प्रिंट भी चाहूँ तो कर सकता हूँ। मैंने लिखा S1 डॉट डिस्प्ले। ठीक है, तो अब आप देखोगे जब पहले ये वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो डिफॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ये वाला। ठीक है, और जब दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो बिकॉज वो आर्ग्यूमेंट पास करता है तो वही फंक्शन कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जो कि आपका आर्ग्यूमेंट लेता है और उसी ऑर्डर में। तो चलिए चलिए अब इसको करते हैं रन। मैंने किया एग्जीक्यूट। ओके, देखिए हमने क्या किया, हमने ऑब्जेक्ट का जो नाम है वो हमने सेम ही रख दिया। तो हम ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिफरेंट रख देते हैं। ऊपर हमने S1 लिया, अब हम यहाँ पे S2 कर देते हैं। तो चलिए अब करता हूँ दोबारा से मैं कंपाइल एंड रन। और अब आप देखेंगे तो आपका मैसेज पहले तो पहले वाला रन हो गया नेम राहुल एज 25 और फिर आपका रन हो गया सेकंड वाला नेम आदेश एज 30। तो ये है आपका पहला ऑब्जेक्ट S1 मैंने बनाया, उसके थ्रू आपका ये कॉल हुआ डिस्प्ले। फिर मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया S2, उसके थ्रू कॉल हुआ डिस्प्ले। तो आपका जो कंस्ट्रक्टर था, जब पहले वाला मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया था डिफॉल्ट तो ये वाले पैरामीटर सेट हुए थे। फिर मैंने दोबारा जो ऑब्जेक्ट बनाया उसमें ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। ये था एग्जांपल आपका जिसके अंदर मैंने आपको क्लास, ऑब्जेक्ट, फंक्शन, कंस्ट्रक्टर और ओवरलोडिंग ये सारी चीजें एक्सप्लेन करी। तो आई होप कि ये जो टॉपिक था आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड C++, आपके डाउट दूर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपके कोई डाउट हैं तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। अगली क्लास में मिलूंगा आपको अगले टॉपिक के साथ जिसमें मैं आपको इनहेरिटेंस और ओवरराइडिंग वगैरह ये सारी चीजें बताऊंगा। तो आई होप कि वो भी आपको पसंद आएगा। और सिर्फ 5 वीडियोज में मैंने ये C++ का बेसिक टॉपिक कवर किया है। आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी सीरीज।
अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए बाकी लोगों के साथ शेयर। और अगर आप पुराने वीडियोस देखना चाहते हैं या और दूसरे टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, प्लेलिस्ट वहां पर मैंने बना दी है, वहां से आप उसको देख सकते हैं। अगले वीडियो में मिलूंगा नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।